वेलकम बैक दोस्तों। काफी सारे लोगों ने पूछा कि इतने दिनों तक वीडियो क्यों नहीं डाली, कहां पर थे, नेक्स्ट वीडियो कब आएगी एक्सेट्रा। बात ये थी कि मेरी मॉम की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। रिसेंटली ऑपरेशन हुआ उनका, तो हम लोग उसी कामों में बिजी थे, परेशान थे। नाउ फाइनली एवरीथिंग इज ऑलराइट एंड आई एम इन माई ट्रैक। सच में आई रियली मिस यू गाइस। खैर, आज मैं आपके सामने रिसेंटली गर्म तारे पे रिलीज हुई एक मलयालम मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है मुकुंदन उन्नी एंड एसोसिएट। आप मूवी के बारे में बात करें तो मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूँ कि मलयालम इंडस्ट्री कुछ हटके ही सोचती है, कुछ हटकर ही कॉन्सेप्ट हमारे सामने लाती है। तो ये मूवी भी कुछ इसी तरह की है। एक्चुअली एक डार्क कॉमेडी मूवी है, उसी के साथ साथ क्राइम थ्रिलर भी। बीच बीच में काफी सारे ट्विस्ट भी देखने को मिलते हैं। इसमें जो लीड कैरेक्टर है दैट्स मुकुंदन उन्नी, वो ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन उसके लिए उसकी सारी सराउंडिंग एक गेम ऑफ चेस की जैसा है, जहाँ वो हर मूव कैलकुलेटली एंड माइंडफुली लेता है। सारी मूवी में ये अपने दिमाग से ही सोचता रहता है। उसी तरह ये बंदा अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए इस कदर गिर जाता है, आप सोच भी नहीं सकते। एंड उसके लिए वो सारी चीजें पीस ऑफ पेपर है, मतलब कामयाबी हासिल करने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। सारी मूवी में मैं यही सोच रहा था कि साला अब मरेगा तब मरेगा, लेकिन भरोसे वाला मरा ही नहीं। विनीत श्रीनिवासन, जिसने लीडिंग कैरेक्टर प्ले किया है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में ये कंफर्म किया कि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। दूसरे पार्ट में ये साला मर जाए तो अच्छा होगा, या ये अच्छा बन जाए और अच्छा होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक छोटा सा कोटेशन देखने को मिलता है, ह्यूमन बीइंग्स आर मोस्टली ग्रे एक्सेप्ट इन सम केसेस दे आर जस्ट ब्लैक। यहाँ पर वर्ड ग्रे और ब्लैक इंसानी फितरत को दर्शाता है। उसके बाद फर्स्ट सीन में हम हमारे हीरो से मिलते हैं, जिसका नाम है एडवोकेट मुकुंदन उन्नी, जिसने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कड़ी मेहनत और गूगल के सारे रूल्स फॉलो की थी, जो है हार्डवर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन एक्सेट्रा ब्ला ब्ला। और उसी तरह उन्नी अपने टाइम टेबल को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। मुकुंदन को 30 साल होने से पहले ही सक्सेस देखनी थी, लेकिन वो और 7 साल आगे आ गया। लेकिन आधार कार्ड पर इसकी उम्र अभी भी 30 साल ही है। मतलब जब इसकी जिंदगी से 1 साल गुजरता तो ये अपना डेट ऑफ बर्थ वही रखता, मतलब जितने भी साल गुजरो इसकी उम्र 30 ही रखता है। खैर, फाइनली मुकुंदन डिसाइड कर लिया कि इस साल ये किसी भी तरह से सक्सेसफुल बनेगा। मुकुंदन का सपना होता है कि इसके पास बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, इसका ओन ऑफिस हो, टेबल के ऊपर काफी सारे केसेस भरे पड़े हो। लेकिन ये सारे सपने कब पूरे होंगे? तभी मुकुंदन को उसकी गर्लफ्रेंड ज्योति का फोन आता है, जो कि उसके साथ एक लॉ फॉर्म में जूनियर के तौर पर काम करती है। फोन करके मुकुंदन को एमएलए रेशमा जॉर्ज के घर अर्जेंटली बुलाती है। एमएलए रेशमा जॉर्ज एक केस में फंस चुकी थी और उसी केस से उसकी कुर्सी भी अब खतरे में है। उसका हस्बैंड फॉर्मर मिनिस्टर जॉर्ज है, जो एमएलए रेशमा जॉर्ज का पॉलिटिकल एंगल को हैंडल करता है। फिलहाल एमएलए का केस मुकुंदन का बॉस गंगाधर हैंडल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मुकुंदन को लगता है वही इस केस को हैंडल कर सकता है, एज ही इज मच बेटर देन एवरीवन। रेशमा जॉर्ज के सारे डिसीजंस इसका हस्बैंड जॉर्ज ही लेता रहता है। मुकुंदन सोचने लगता है कि रेशमा से बात करने से पहले ये उसके हस्बैंड जॉर्ज से बात करना चाहिए। मुकुंदन जॉर्ज से कहने लगता है कि अगर ये लोग जज की लैपटॉप में 2 ऑर्डर्स रख देंगे, एक ऑर्डर जिसमें मैडम इनोसेंट है और दूसरे में मैडम गिल्टी, उसके बाद जॉर्ज की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से लैपटॉप की जांच करवा देते हैं। अगर 2 जजमेंट मिलते हैं तो उसी जज को हम फेक करार दे सकते हैं। लेकिन जॉर्ज मुकुंदन की बातें सुनने के बाद इसकी बातों को इग्नोर ही कर देता है। जॉर्ज के पास वर्कआउट ना होने की वजह से मुकुंदन डायरेक्ट रेशमा जॉर्ज को मैसेज भी करता है। टेक्स्ट में ये भी लिखता है कि उसको लाइफ में एक मर्द के पीछे खड़े होने के बजाय खुद का स्टैंड लेना चाहिए। खैर, ये होने के बाद जब मुकुंदन अपने ऑफिस पहुंचता है, जॉर्ज को एडवाइस देने की वजह से इसका बॉस इसको नौकरी से निकाल देता है। लेकिन मुकुंदन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुकुंदन के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है, सक्सेस की पहली सीढ़ी। अब मुकुंदन अपने बलबूते पर खड़ा होना चाहता है, लेकिन कामयाबी इतने आसानी से तो नहीं मिलती। 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी इसके हाथ कोई भी केस नहीं लगता। मुकुंदन का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है रॉबिन, जो एक डेली वेजेस वकील होता है। मुकुंदन से कहने लगता है कि वो केसेस के पीछे जाने के बजाय नॉर्मल के नोटरी के काम वगैरह करने की सलाह देता है। लेकिन मुकुंदन को अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ना था। एक्चुअली मुकुंदन सिर्फ अपने दिल की ही सुनता है, बगल वाले जाए भाड़ में। अब रॉबिन की क्या सुनेगा, जो ढंग से कपड़े नहीं पहनता। खैर, घर जाने के बाद मुकुंदन को टीवी न्यूज से ये बात पता चलती है कि रेशमा जॉर्ज के केस में संगमेश्वर जज ने फैसला दिया और उसे कलपट्टा में मोटर एक्सीडेंट क्लाइम यूनिट में ट्रांसफर कर दिया है। उसी वक्त मुकुंदन के घर में एक सांप घुस जाता है, जिसे देखकर इसकी माँ बहुत डरने लगती है, मुकुंदन को बुलाती है, सीढ़ियों से नीचे भी गिर जाती है।
लेकिन मुकुंदन उस सांप की खूबसूरती को निहारते हुए उसे अपने स्टोर रूम में ही लॉक कर देता है। फटाफट से अपनी माँ को मेर्कुरी हॉस्पिटल ले जाता है। मुकुंदन की माँ का लेग फ्रैक्चर का हॉस्पिटल का बिल काफी ज्यादा हो चुका होता है, लेकिन हमारे भैया के पास इतने पैसे होते ही नहीं। बहुत सारी कोशिश करने लगता है लेकिन पैसे जमते ही नहीं। तभी इसके बगल वाले काउंटर में मुकुंदन एक बंदे को देखता है जो काफी सारे केसेस के बिल ऐसे ही पे करते रहता है। मतलब किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, किसी का 40,000। और इस बंदे का नाम होता है मनी। अब यहाँ पर एडवोकेट मुकुंदन थोड़ा बहुत डिटेक्टिव बनकर उसके एक्टिविटीज को चेक करने लगता है। मुकुंदन मनी के पास जाकर रिक्वेस्ट करने लगता है कि ये इसकी माँ का केस भी एक्सीडेंट में तब्दील कर दे। यहाँ पर एक्चुअली मनी एक ब्रोकर होता है, ब्रोकर नहीं एजेंट समथिंग लाइक दैट। वकील वेणु के अंडर काम करता रहता है। सो मनी वेणु से मुकुंदन की माँ का केस डिस्कस करने लगता है। वो डॉक्टर सवेटी से बातचीत कर उन सर्टिफिकेट का इंतजाम करने के लिए कहता है। बेसिकली पूरा हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी एक्सीडेंट केस का क्लेम अपने फायदे के हिसाब से ट्विस्ट एंड टर्न कर रहे थे। उस हॉस्पिटल में जो भी केस एक्सीडेंट का आता, लॉयर, पुलिस और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करते हुए सारे पैसे अंदर करते रहते हैं और ये एक्चुअली हाई लेवल का करप्शन होता है। खैर मनी मुकुंदन को केस डिटेल समझाता है, मतलब कौन से कार से इसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ, कब जजमेंट होगा, उसे कितना मिलेगा, एजेंट कितना रखेगा, वेन्यू कितना लेगा। सो मुकुंदन इस इजी मनी से काफी इम्प्रेस था। मतलब सारा प्रोसेस खत्म होने के बाद मुकुंदन की माँ का इलाज भी हो जाता है। उसी के साथ साथ मुकुंदन को थोड़े पैसे भी मिल जाते हैं। सबको अपना अपना हिस्सा देने के बाद वेणु मुकुंदन से यह पूछने लगता है, क्या तुम स्टूडेंट हो? तब जाके मुकुंदन अपने बारे में बोलता है कि एक लॉयर है। यह सुनने के बाद वेणु शॉक में ही रह जाता है, चुपचाप वहाँ से चला जाता है। सो मुकुंदन ने सारे टेक्निक्स सीख लिया था। अब इसे बस रॉबिन की जरूरत थी एज ए एजेंट की तरह। मुकुंदन रॉबिन को मंथली बेसिस पर अपने साथ रख लेता है। फटाफट से ये दोनों हॉस्पिटल के बाहर इमरजेंसी के पास खड़े रहते हैं कि अब या तब इस हॉस्पिटल में एक केस आएगा, हम उस केस को पकड़ लेंगे। लेकिन बहुत देर गुजरने के बावजूद भी इन दोनों को ऐसा कोई केस नहीं मिलता। फाइनली रात को एक केस हॉस्पिटल में आता है। उस बंदे को हेड इंजरी थी और फैमिली वाले थोड़ा बहुत मायूस थे। जब मुकुंदन उस बंदे के बेटे और उसके दोस्तों को अप्रोच करता है, तब उसके दोस्तों को मुकुंदन का एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो मुकुंदन को बुरा भला कहने लगते हैं, यहाँ से दफा होने के लिए कहते हैं। तभी मुकुंदन की नजर एम्बुलेंस के ड्राइवर पर पड़ती है। ड्राइवर मुकुंदन से कहने लगता है कि हर एक केस के मनी इसको 1000 रुपए देता है। अगर आप मुझे 2000 रुपए दोगे तो मैं पहला कॉल आपको ही करूँगा। यह सुनने के बाद रॉबिन तो मना करने लगता है मुकुंदन को, लेकिन हमारे भाई साहब को तो कामयाबी की छोल मची होती है ना। सो उस ड्राइवर की डील को एक्सेप्ट करके उसके हाथ में 2000 की नोट थमा देता है। घर जाने के बाद मुकुंदन उस ड्राइवर का फोन का इंतजार करते रहता है कि कब इसके हाथ इसका पहला केस लगेगा। उसी वक्त ज्योति मुकुंदन की माँ को देखने के लिए उसके घर आती है। यहाँ पर ज्योति को रॉबिन ने सारी डिटेल्स बता चुका था। ज्योति मुकुंदन को समझाने लगती है कि ये काम तुम छोड़ दो, इसमें सक्सेस नहीं है, बहुत सारा रिस्क है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन मुकुंदन की फितरत आप जानते ही हो, और उसी तरह मुकुंदन ज्योति से छुटकारा पाना चाहता है। उसी वक्त वो एम्बुलेंस ड्राइवर मुकुंदन को कॉल करता है, कहने लगता है कि अभी अभी एक एक्सीडेंट केस हॉस्पिटल में आया। सो मुकुंदन फटाफट से हॉस्पिटल जाता है केस को देखने के लिए। सो पता चलता है एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ। लड़की को देखते ही समझ जाता है कि ये पूर फैमिली है। मतलब उस लड़की ने कुछ ज्यादा गहने वहने पहने नहीं थे और उतने खास कपड़े भी नहीं। सो मुकुंदन बात शुरू करने के लिए कुछ केले और पानी की बोतल उन दोनों के पास ले जाता है। इससे पहले रॉबिन ने उस बंदे के सारे डिटेल्स हासिल कर लिया था। वो आदमी सिर्फ फिसलकर नीचे गिरा था, उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। सो मुकुंदन उस आदमी की वाइफ से बात करने के लिए जाता है। सरप्राइजिंगली वो लेडी मुकुंदन से एक शर्त रखती है, अगर मुकुंदन उस लेडी को 2 लाख रुपए दे सकता है तो वो वकालत में अपने हस्बैंड की सिग्नेचर ले लेगी, अदरवाइज वो कोई और वकील को ढूंढ लेगी। सो मुकुंदन फटाफट से अपना एटीएम बैलेंस चेक करता है तो इसके पास तो इतने पैसे नहीं होते, इसके पास वही 45,000 होते हैं। सो जो भी हो मुकुंदन इस पैसों को विथड्रॉ करके उस लेडी को देने का डिसाइड कर लेता है एज एडवांस के तौर पर। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो फैमिली वहाँ पर मौजूद नहीं होती। पता चलता है कि उसकी फैमिली को VIP रूम में ट्रांसफर कर दिया गया है। मुकुंदन को उस लेडी से पता चलता है कि एडवोकेट वेणु ने ऑलरेडी उसको 2 लाख रुपए दे दिया है। मतलब मुंह में आया निवाला गोबर बन गया। यह जानने के बाद मुकुंदन एडवोकेट वेणु के कार में जबरदस्ती घुसकर उसे टेम्पल के पास ड्रॉप करने के लिए कहता है।
रास्ते भर एडवोकेट वेणु मुकुंदन की काफी सारी बेइज्जती करने लगता है, उसकी टांग खींचने लगता है, लेकिन मुकुंदन कुछ भी नहीं कहता। खैर असल बात ये थी कि उस टेम्पल के पीछे भारत इंश्योरेंस का ऑफिस है। मुकुंदन उस ब्रांच मैनेजर एनी से मुलाकात करके एडवोकेट वेणु के कारनामे सारे बताने लगता है। मतलब एडवोकेट वेणु किस तरह से ऊपर नीचे कर रहा है। लेकिन एनी से मुकुंदन को यह बात पता चलती है कि एनी भी ये मामले में इन्वॉल्व है, और इसी तरह ये बात भी पता चलती है बिना कोई सवाल जवाब के 15 लाख का क्लेम कोर्ट ने क्लाइंट के फेवर में एक्सेप्ट कर लिया था। तो यहाँ पर भी मुकुंदन की दाल नहीं गलती। मुकुंदन दोबारा उस एम्बुलेंस ड्राइवर को पैसे देकर जैसे ही नेक्स्ट एक्सीडेंट हुआ फौरन इसे इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर बाद मुकुंदन को उस ड्राइवर का फोन आता है कि कैनल ब्रिज के पास एक एक्सीडेंट हुआ, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, आप भी वहाँ पर आ जाइए। मुकुंदन और रॉबिन वहाँ पर जाने के बाद ये बात पता चलती है कि वहाँ पर एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट को देखने के बाद मुकुंदन अपने मन में कैलकुलेट करने लगता है कि तकरीबन 2.5 लाख का क्लेम हो सकता है। किसी भी तरह से इस केस को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। सो मुकुंदन उस एम्बुलेंस में बैठकर वकालत पेपर में उस लड़के का थंबप्रिंट हासिल कर लेता है, जबकि उस वक्त वो लड़का बेहोशी की हालत में था। उस लड़के का नाम होता है सूरज। रिसेंटली इसके घर वालों ने लोन पर ये कार लिया था। उस कार के रिपेयर के चार्जेस भी तकरीबन 2 लाख तक जा सकते हैं। हॉस्पिटल आने के बाद मुकुंदन रॉबिन को थंब इम्प्रेशन वाला वकालत पेपर दिखाता है। अगले दिन मुकुंदन जब सूरज से मिलने जाता है, वहाँ मणि को देखकर समझ जाता है कि एडवोकेट वेणु ने सूरज को अपना क्लाइंट बना लिया है। लेकिन इस बार मुकुंदन हार मानने वाला नहीं था। मुकुंदन वकालतनामा फाइल करने का सोच लेता है। जब मुकुंदन ज्योति से इस बारे में एडवाइस लेता है तो वो मुकुंदन को ऐसा करने से मना करती है। अगर इस डुप्लीकेट वकालत में अगर मुकुंदन फंस गया तो ज्योति मुकुंदन को छोड़ देगी। मुकुंदन को इसी मोमेंट की तलाश थी। उसके बाद मुकुंदन मेर्क्यूरी हॉस्पिटल से किसी का एड्रेस डिटेल्स रिसेप्शनिस्ट मीनाक्षी से मांग लेता है। बदले में मीनाक्षी मुकुंदन से एक गिफ्ट चाहती है। इस तरह से इन दोनों के बीच एक छोटी सी डीलिंग स्टार्ट होती है। मुकुंदन सूरज से उसके हियरिंग के दिन मिलता है, लेकिन सूरज कंफर्म करता है सिर्फ एडवोकेट वेणु उसका केस लड़ेगा। मुकुंदन बदले में सूरज को उसके कार लोन के बारे में याद दिलाता है। जब जज संगमेश्वरम के सामने दोनों वकील आते हैं, तब जज कहता है एडवोकेट वेणु के खिलाफ उनके पिछले क्लाइंट्स ने कंप्लेंट फाइल किया है। वो ये है कि एडवोकेट वेणु क्लाइंट के आधे से ज्यादा पैसे खुद के लिए रखते हुए क्लाइंट को सिर्फ आधे पैसे देता है। कंप्लेंट करने वाली और कोई नहीं, प्रभा नाम की एक लेडी होती है, जो कुछ दिनों पहले मुकुंदन ने एक लेडी से बात किया था। उस लेडी का टोटल सेटलमेंट अमाउंट 15 लाख था। खैर ये देखकर जज ये फैसला सुनाता है, जब तक बार काउंसिल में केस चलता रहेगा तब तक एडवोकेट वेणु का कोई भी केस फाइल नहीं होगा। ये देखकर सूरज अपना केस एडवोकेट मुकुंदन को दे ही देता है। डुप्लीकेट वकालत का सारा ब्लेम वेणु पर ही जाता है। इस तरह से मुकुंदन को उसका पहला केस मिल ही जाता है। कोर्ट से बाहर आने के बाद मुकुंदन प्रभा को कुछ पैसे ट्रांसफर करता है। मतलब उस लेडी प्रभा को मुकुंदन ने ही सेटअप किया। खैर अब फिलहाल मुकुंदन के रास्ते में वेणु तो नहीं रहा। मेर्क्यूरी हॉस्पिटल के सारे केसेस मुकुंदन के पास ही आने लगते हैं, और ऊपर से वो रिसेप्शनिस्ट मीनाक्षी मुकुंदन की फुल सपोर्ट करती रहती है। सो देखते ही देखते मुकुंदन के पास केसेस बढ़ने लगे, पैसे आने लगे, अपने आप को इम्प्रूव करने लगा। इसी दरमियान में एक दिन एडवोकेट वेणु मुकुंदन के पास आकर इसके साथ समझौता करने का सोचता है। कहने लगता है कि मेर्क्यूरी हॉस्पिटल का सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल में आने वाला है, क्यों ना वो दोनों 50-50 पार्टनरशिप में आ जाए और वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर ले। एक्चुअली सिक्योरिटी गार्ड्स को पूरे हॉस्पिटल के एरिया में अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, तो अगर सिक्योरिटी एजेंसी सर्विस के टेंडर को ये लोग ही खरीद ले तो सारे के सारे केसेस इनके ही पास आएंगे। लेकिन मुकुंदन वेणु को डरा धमकाकर इसे साफ मना करने लगता है, क्योंकि मुकुंदन अपने खुद से सक्सेस पाना चाहता है। खैर मुकुंदन डॉक्टर सेबेटी से मिलकर सारे केसेस उसे ही मिलने का कुछ करने को बोलता है, लेकिन डॉक्टर सेबेटी उसके लिए मना कर देता है। उसी वक्त मीनाक्षी डॉक्टर सेबेटी के पास उसका टेस्टिमोनी लेने के लिए आती है। मतलब डॉक्टर विंसेंट जो चेयरमैन का लड़का है अपने वेबसाइट में कुछ चेंजेस चाहता है। डॉक्टर सेबेटी यही कहते हुए वहाँ से जाने लगता है। हर कोई अपने अपने तरीके से तब्दीली करना चाहता है। उसके बाद मीनाक्षी और मुकुंदन ऐसे ही बात करने लगते हैं। मीनाक्षी बताती है उसे सिर्फ शादी करके रिलैक्स करना अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लड़का मिलने के लिए वो PSC एग्जाम दे रही है, वरना इसे जॉब वगैरह करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुकुंदन भी कहने लगता है कि इसको लाइफ में सक्सेस चाहिए, इसको सक्सेस नहीं मिला तो मरना बेहतर है। उसी वक्त डॉक्टर विंसेंट के पास 2 ब्रेन हेमरेज के केस आते हैं। ये देखकर जब मुकुंदन ICU रूम में जाने ही वाला होता है,
तभी कमरे के बाहर सिक्योरिटी गार्ड मुकुंदन को रोक ही देता है। बाद में पता चलता है सिक्योरिटी सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट एडवोकेट वेणु ने ले लिया। अब मुकुंदन के लिए हॉस्पिटल में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी। एक्चुअली ये सब डॉक्टर सेबेट्टी और एडवोकेट वेणु की मिली भगत थी। मुकुंदन अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल करता है, लेकिन एक डेंजरस काम को भी आगे अंजाम देने का सोच लेता है। जब वेणु अपने घर जा रहा होता है, मुकुंदन मौका देखकर अपने घर के सांप को उसके कार में छोड़ देता है। वेणु का एक्सीडेंट देखने के लिए मुकुंदन अपनी गाड़ी से उसको फॉलो करने लगता है। कुछ ही दूर ट्रैवल करने के बाद वेणु का बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो ही जाता है। ये देखकर मुकुंदन को एक अजीब की खुशी मिलती है। मुकुंदन को लगता है एडवोकेट वेणु का स्नेक बाइट केस वो एक्सीडेंट में कन्वर्ट करके देन उसके फैमिली को जैसे एक बड़ा अमाउंट जाएगा, बाद में वेणु की वाइफ से वो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम कर लेगा। और जब मुकुंदन वेणु की वाइफ को देखता है, ये तो शॉक में ही रह जाता है। एडवोकेट वेणु की वाइफ और कोई नहीं बल्कि इंश्योरेंस मैनेजर एनी ही होती है। एनी को देखकर मुकुंदन को पक्का यकीन होता है कि एनी इस बात के लिए साफ मना कर देगी, लेकिन कामयाबी हासिल करने के लिए एक ट्राई तो बनता ही है ना। एनी के पास जाकर सिक्योरिटी सर्विस उसे बेचने के लिए कहता है, लेकिन एनी साफ मना ही कर देती है। उसके बाद मनी एडवोकेट वेणु के लास्ट केस के वुंड सर्टिफिकेट्स मुकुंदन को दे देता है। मनी मुकुंदन से ये भी कहने लगता है अगर सिक्योरिटी सर्विस में कुछ भी चेंजेस करना होगा तो डॉक्टर विंसेंट से बात करना होगा। डॉक्टर विंसेंट एक्चुअली रेशमा जॉर्ज का बेटा होता है। यहाँ से मुकुंदन को वेणु दिखाई देने लगता है, मतलब वेणु को इमेजिनेशन करते रहता है कि वेणु इसके पास आकर बात कर रहा है, इसको सलाह दे रहा है। खैर इसी दरमियान में मुकुंदन को ये बात पता चलती है कि डॉक्टर विंसेंट मीनाक्षी को चाहता है। अब मुकुंदन सोच में पड़ जाता है कि डॉक्टर विंसेंट से कैसे डील करे। डॉक्टर विंसेंट को पैसों का कोई लालच नहीं, क्योंकि ये पैदा ही हुआ रईस खानदान में। उसी वक्त ये एसआई चंद्र प्रभु इसके पास एक केस लेकर आता है। उस जख्मी बंदे को देखकर मुकुंदन समझ जाता है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि लॉक ऑफ टॉर्चर है, लेकिन वो पुलिस वाला इसको एक्सीडेंट में तब्दील करने के लिए कहता है। क्राइम होने के बाद उस पुलिस वाले को पैसे भी देने के लिए कहता है। उसी वक्त मुकुंदन ये देखता है कि डॉक्टर विंसेंट मीनाक्षी के पास जाकर उसे बातें कर रहा है, इनडायरेक्टली लाइन मार रहा है। ये देखकर मुकुंदन डॉक्टर विंसेंट के पास जाकर एक डील रखता है कि मीनाक्षी एक्चुअली इसे चाहती है। अगर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट इसको दे दे तो मुकुंदन मीनाक्षी को इग्नोर करेगा, तब मीनाक्षी डॉक्टर विंसेंट की हो जाएगी। ये सुनने के बाद विंसेंट कहने लगता है मीनाक्षी तुम जैसे घटिया बंदे को लाइक ही नहीं कर सकती। यह सुनने के बाद मुकुंदन को ज्योति की बात याद आती है। मुकुंदन ज्योति का इंस्टा प्रोफाइल चेक करने लगता है तो इसको ये बात पता चलती है कि ज्योति की शादी नेक्स्ट मंथ होने वाली है, और वो भी एक IAS ऑफिसर से। ये देखकर मुकुंदन बहुत जलस फील होने लगता है। खैर नेक्स्ट सीन में हम बार काउंसिल एसोसिएशन में एडवोकेट वेणु के लिए श्रद्धांजलि ऑर्गेनाइज की गई थी। वहाँ मुकुंदन मैनेजर एनी से मिलकर उसे धमकी देने लगता है कि एडवोकेट वेणु और एनी की पोल सारे लोगों के सामने खोल देगा। मतलब इनडायरेक्टली मुकुंदन एनी को ब्लैकमेल करने लगता है। अब बेचारी एनी तो अकेली होती है, जॉब ही इसके लिए एक सिक्योर चीज है। सो एनी सोच लेती है कि वो सिक्योरिटी एजेंसी मुकुंदन के नाम कर देगी। नेक्स्ट सीन में मुकुंदन ये एसआई चंद्रा का केस लेकर पुलिस टॉर्चर के केस को एक्सीडेंट में बदलने का फुल्ली तैयारी करने लगता है। उसी तरह मुकुंदन चंद्रा के साथ एक और डील करता है कि उसके सारे एक्सीडेंट केस मुकुंदन को दे दे। सिक्योरिटी एजेंसी इसके नाम हो जाती है। इसी दरमियान में एक दिन मुकुंदन का फ्रेंड रॉबिन इसको एक केस देने के लिए कहता है, लेकिन मुकुंदन रॉबिन का इंसल्ट करने लगता है। अब चंद्रा के केस जिसमें पेशेंट का नाम तौफिक था, उसका वुंड सर्टिफिकेट डॉक्टर विंसेंट देने से मना कर देता है। सो मुकुंदन वुंड सर्टिफिकेट लेने के लिए डॉक्टर सेबेट्टी को कॉल करता है, लेकिन उस वक्त डॉक्टर सेबेट्टी अपना ऑपरेशन करके रेस्ट में था। मुकुंदन को डांट डपट कर उसका फोन काट ही देता है। डॉक्टर विंसेंट अपने फादर जॉर्ज से मुकुंदन का कंप्लेंट करता है, मतलब उसकी सिक्योरिटी सर्विस को यहाँ से निकाल दे। जॉर्ज भी मुकुंदन को वार्न करते हुए सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट अगले महीने उसे वापस लेने के लिए कहता है। यह सुनने के बाद डॉक्टर विंसेंट बहुत खुश होकर दोबारा मीनाक्षी के पास जाकर उसे फ्लर्टिंग करने लगता है। ये देखकर हमारे मुकुंदन भाई साहब का ईगो हर्ट होता है। फौरन मीनाक्षी के पास जाकर मीनाक्षी को प्रपोज कर ही देता है। अब यहाँ पर मीनाक्षी भी कोई आम बंदी नहीं थी, उसकी भी थिंकिंग एज इट इज मुकुंदन से मिलती जुलती है। सो मीनाक्षी इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। खैर मीनाक्षी मुकुंदन से पूछने लगती है कि वो तौफिक का वुंड सर्टिफिकेट कैसे बनाएगा। मुकुंदन प्लान करता है वुंड सर्टिफिकेट के लिए दो चीजें जरूरी है, एक डॉक्टर सेबेट्टी का लेटर हेड, दूसरा हॉस्पिटल का सील। लेटर हेड तो ये जैसे तैसे बना लेगा, दिक्कत है हॉस्पिटल के सील में। जैसे तैसे मुकुंदन एक फेक
ऊन सर्टिफिकेट बना लेता है। तभी रॉबिन टिप टॉप से रेडी होकर मुकुंदन के सामने आकर तौफीक की ऊन सर्टिफिकेट इसके सामने रखता है। एक्चुअली रॉबिन ने कोई और हॉस्पिटल से यह ऊन सर्टिफिकेट हासिल किया था। सो रॉबिन को आगे बढ़ता हुआ देख मुकुंदन के अंदर जेलसी होने लगती है, कहीं रॉबिन इससे आगे ना चला जाए। इसी में रॉबिन मुकुंदन से ये भी कहने लगता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ज्योति हाई कोर्ट में रेशमा जॉर्ज का केस लड़ने वाली है। यह सुनने के बाद मुकुंदन और आग बबूला होकर रॉबिन का लाया हुआ ऊन सर्टिफिकेट डस्टबिन में फेंक देता है। मुकुंदन को याद आता है ज्योति का ड्रीम था एमराल्ड टावर्स में इसका एक खुद का ऑफिस बने। मुकुंदन किसी भी कीमत में उस ऑफिस को हासिल करना चाहता है। उसके लिए तकरीबन मुकुंदन को 1.5 करोड़ रुपए चाहिए। खैर दूसरे दिन कोर्ट में तौफीक अहमद की केस की सुनवाई है। शॉकिंगली इस केस की अपोजिशन लॉयर ज्योति ही होती है। फिलहाल जज इस केस को 18 नेक्स्ट मंथ को पोस्टपोन कर देता है। उसके बाद मुकुंदन ज्योति को अपनी शादी में इनवाइट करता है। ये भी कहता है कि इसकी लव मैरिज होने वाली है। खैर अगली सुनवाई तक ज्योति मेर्क्यूरी हॉस्पिटल के सारे रिकॉर्ड्स हासिल करके जज संगमेश्वर के सामने पेश करती है। ये देखकर जज संगमेश्वर ज्योति को अपने कैबिन में बुलाता है। मुकुंदन को कंफर्म हो जाता है कि इसने कहीं न कहीं गलती कर दी। सारे पेपर्स घुमाने लगता है कि इसने कहां पर गलती की। उसके बाद जब जज बाहर आता है मुकुंदन फटाक से अपनी सीट से खड़ा होकर जज से ये कहने लगता है कि तौफीक का केस वापस लेना चाहता है। उसके बाद जज मुकुंदन और ज्योति को अपने चैम्बर में बुलाकर मुकुंदन की क्लास लेने लगता है कि मुकुंदन ने तौफीक की ऊन सर्टिफिकेट फेक बनाई। मतलब उस सर्टिफिकेट में लोगो अलग था। मतलब कुछ दिनों पहले डॉक्टर विंसेंट ने अपने हॉस्पिटल का लोगो चेंज कर दिया। अपने लोगो में एक सांप रखने के बजाय 2 सांप रखा। तो यहाँ पर मुकुंदन बेचारा पकड़ा जाता है। सो इस केस में जज ही एक आई विटनेस होता है। उसके बाद मुकुंदन को डीएसपी श्रीराम के ऑफिस से कॉल आता है कि डीएसपी ने मुकुंदन को अगले दिन अपने ऑफिस पे बुलाया। डीएसपी श्रीराम एक ईमानदार ऑफिसर है। इसी ईमानदारी की वजह से श्रीराम को काफी जगह पर ट्रांसफर भी हुआ। सो डीएसपी श्रीराम मुकुंदन को धमकी देता है कि जज के स्टेटमेंट के बाद इसको जरूर अरेस्ट करेगा। अगर ये वकील ना होता अभी के अभी इसको घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाता। मुकुंदन की अगले दिन शादी होती है, लेकिन मुकुंदन भाई साहब हमारे स्ट्रेस में होते हैं। उसी रात दुल्हन को इग्नोर करते हुए मनी और सतीश से मिलकर ऊन सर्टिफिकेट बदलने की बात करता है। मतलब मुकुंदन की ऊन सर्टिफिकेट निकालकर मुकुंदन रॉबिन की ऊन सर्टिफिकेट वहां पर प्लेस करना चाहता है, लेकिन सतीश इसके लिए साफ मना कर देता है क्योंकि इस काम में बहुत बड़ा रिस्क है। इस तरह से मुकुंदन के सामने सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है, सुसाइड। खैर दूसरे दिन मुकुंदन और मीनाक्षी का हनीमून डे होता है। मुकुंदन आखिरी बार अपना वकील कोट पहनता है। मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देखता है। तभी मीनाक्षी उसे इंटरप्ट करते हुए कहती है कि हम लोग हनीमून पर जा रहे हैं, नहीं के कोट, थोड़ा ढंग के कपड़े पहन के आओ। बस में बैठने से पहले मुकुंदन एक मेडिकल स्टोर जाकर 10 स्लीपिंग पिल्स मांगता है। मेडिकल स्टोर वाला कहने लगता है कि बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के 10 पिल्स नहीं देगा, सिर्फ 2 दे सकता है। मुकुंदन वो 2 स्लीपिंग पिल्स लेकर बस ड्राइवर के कोल्ड ड्रिंक्स में मिला देता है। मतलब मुकुंदन अपने मौत को एक्सीडेंट दिखाना चाहता है। अपने फायदे के लिए मुकुंदन ये भी नहीं सोचता कि इस बस में कितने लोग हैं, इससे कितने सारे लोग मारे जाएंगे। तभी मुकुंदन को सतीश का कॉल आता है। कहने लगता है कि जज संगमेश्वरन को सस्पेंड कर दिया गया है और वो भी एक्स एमएलए रेशमा जॉर्ज के केस में। जज के लैपटॉप में 2 जजमेंट ऑर्डर्स मिले। ये वही आइडिया है एक दिन मुकुंदन जॉर्ज से कहा था। खैर अब बेसिकली जज संगमेश्वरन की गवाही भी मुकुंदन के केस में वैलिड नहीं होगी। मुकुंदन तुरंत सतीश को तौफीक के ऊन सर्टिफिकेट को रिप्लेस करने के लिए कहता है। मतलब मुकुंदन के ऊन सर्टिफिकेट के बदले रॉबिन का ऊन सर्टिफिकेट रखने के लिए कहता है। उसके बाद मुकुंदन को कोल्ड ड्रिंक के बारे में याद आता है। बस ड्राइवर ने वो कोल्ड ड्रिंक पी ली और ड्राइवर की आंखें धीरे धीरे बंद होती जा रही थी। तभी देखते ही देखते इनकी बस का एक्सीडेंट होने ही वाला होता है, लेकिन नहीं होता। इनके पीछे एक और बस आ रही थी, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पीछे वाले बस में काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं। उसके बाद जब डीएसपी मुकुंदन को कॉल करता है, मुकुंदन ये सारा इल्जाम अपने फ्रेंड रॉबिन पर डाल देता है। खैर उस बस में टोटली 30 स्टूडेंट्स थे। मुकुंदन अपने दिमाग में कैलकुलेट करने लगता है कि तकरीबन 2.5 करोड़ का क्राइम आ सकता है। अगर ये सारे पैसे हासिल करना होगा तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स मेर्क्यूरी हॉस्पिटल में पहुंचना होगा। मुकुंदन फटाफट से ड्राइवर को कॉल करके काफी सारे एम्बुलेंस को मंगवाता है। सारे स्टूडेंट्स को एक ही साथ हॉस्पिटल ले जाने की वजह से
हॉस्पिटल में प्लेस ही नहीं बचती। मुकुंदन सोचने लगता है कि शायद यहाँ के कुछ पेशेंट्स को दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकते हैं, तो इस हॉस्पिटल का एक भी पेशेंट बाहर ना जाए, इसके लिए मुकुंदन बहुत बड़ा कांड करता है। सारे एम्बुलेंस में बारिश का पानी भर देता है, जनरेटर ऑफ कर देता है, मतलब हॉस्पिटल से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर देता है। उसके बाद मीनाक्षी सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स कॉलेज स्टाफ से लेकर, ये देखकर मुकुंदन मीनाक्षी से बहुत खुश होता है। आउट ऑफ 31 एक स्टूडेंट फिर भी लिस्ट से मिसिंग था। जब मुकुंदन इसकी इंक्वायरी करता है, ये बात पता चलती है कि इनमें से एक स्टूडेंट मारा गया। अब मुकुंदन इस न्यूज को सेंसेशन बनाने के लिए प्रेस वालों को यहाँ पर बुला ही लेता है, और वो मीडिया रातों रात आने के बजाय सुबह होने के बाद आती है। इसी दरमियान में पुलिस वाले भी वहाँ पर आते हैं। चंद्रा मुकुंदन से कहने लगता है कि शायद किसी ने इस पेड़ को जानबूझकर काटा, और उस पेड़ की डाली को काटने वाला और कोई नहीं मुकुंदन ही था। लेकिन मुकुंदन चंद्रा को केस के बारे में बताते हुए उसको समझा देता है कि ये पेड़ की खबर बाहर ना लाए। दूसरी तरफ जॉर्ज रिपोर्टर्स के सवालों का ढंग से जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन तभी रेशमा जॉर्ज अपना पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए प्रेस वालों से ये कहती है कि हमारे पार्टी का और इस हॉस्पिटल का कोई लेना देना नहीं है। मतलब मुकुंदन ने प्रेस वालों से यही कहा था कि हॉस्पिटल वालों की गलती की वजह से ही एक स्टूडेंट की डेथ हो गई। खैर उसके बाद जनरल हॉस्पिटल में उस स्टूडेंट के पेरेंट्स से मिलने मुकुंदन जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ वकालतनामा भी रख देता है। जब मुकुंदन अपने गाड़ी में बैठकर वहां से जा रहा होता है, तभी इसके बगल वाली सीट में रॉबिन आकर बैठता है। रॉबिन को पता चल जाता है कि मुकुंदन ने डीएसपी को रॉबिन के बारे में अनाप शनाप बोल दिया, मतलब रॉबिन को फंसाने की कोशिश की। सो रॉबिन अपना मुंह बंद करने के लिए मुकुंदन से इस क्लाइम में का आधा हिस्सा मांगने लगता है, मतलब जिन स्टूडेंट्स का अभी अभी एक्सीडेंट हुआ उस क्लाइम में का आधा हिस्सा। मुकुंदन रॉबिन से कहने लगता है कि आधा हिस्सा तो बहुत ही मुश्किल है, मैं तुमको थोड़ा हिस्सा दे दूंगा। रॉबिन मान भी लेता है, लेकिन मुकुंदन सोच लेता है कि आगे जाकर रॉबिन इसके लिए खतरा बन सकता है। जानबूझकर अपने गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है। उसी एक्सीडेंट में रॉबिन की मौत हो जाती है। एयर बैग ओपन होने की वजह से मुकुंदन को छोटी मोटी खरोचें लगती है। खैर उसके बाद मुकुंदन ने सारे 31 क्लाइम्स कर लिए थे। उसी पैसों से एमराल्ड टावर में अपने ऑफिस भी खरीद लेता है। डीएसपी श्रीराम को मुकुंदन पर पूरा शक था, लेकिन इसके पास कोई भी सबूत नहीं था ना। उसी वक्त डीएसपी श्रीराम ट्रांसफर हो जाता है। मुकुंदन का पोल खोलने के लिए रॉबिन भी मर चुका है। जज संगमेश्वर रिजाइन दे दिया। मुकुंदन ने ज्योति की शादी भी तुड़वा दी। ज्योति को भी अपने ऑफिस इनॉग्रेशन में बुलाता है। यहाँ पर मीनाक्षी ज्योति से कहने लगती है कि मुकुंदन जो कुछ भी कर रहा है, आजकल काफी सारे लोग सक्सेस पाने के लिए यही करते हैं। खैर उसके बाद रेशमा जॉर्ज मुकुंदन को मेर्क्यूरी हॉस्पिटल का चेयरमैन बना देती है। इतने सारे कांड करने के बाद फाइनली मुकुंदन को सक्सेस हासिल हो जाती है। कल तक डॉक्टर सबैटी जो मुकुंदन को इग्नोर कर रहा था, आज वही डॉक्टर सबैटी मुकुंदन के अंडर है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। यहाँ पर बात यह है कि मुकुंदन ने अपने 36 सालों तक सक्सेस का इंतजार करता रहा, ईमानदार रहा, गूगल के सारे रूल्स फॉलो किया, लेकिन इसके करियर में एक भी इसको ऐसा केस नहीं मिला जो इसको सक्सेस दे। फाइनली उन्नी डिसाइड कर लेता है कि किसी भी हालत में कामयाबी की बुलंदी को छूकर ही रहेगा। एडवोकेट वेणु जो कर रहा था वो कुछ हद तक ग्रे शेड्स थे, मतलब एडवोकेट वेणु के पास खुद ब खुद केसेस आते थे। लेकिन जब मुकुंदन इस फील्ड में एंटर हुआ, अपने रास्ते के सारे कांटे हटाने लगा, अपने खुद का कामयाबी का रास्ता बनाया। मूवी देखते समय ऑडियंस को ऐसा लगता है कि कुछ समय में उन्नी ठीक है, मतलब इट्स फेयर थिंग, लेकिन जब उन्नी मर्डर करने लगता है वो तो आउट ऑफ द बॉक्स। देखते हैं दूसरे पार्ट में क्या होगा। मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।